हेलो एवरीवन। बीपीएससी 101 में हम लोगों ने मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ना स्टार्ट किया था, यूनिट 4, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स को कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ एलिनिएशन भी मैं आपको बता दी थी। अब 2 टॉपिक बस बच गया है, थ्योरी ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल अप्राइजल, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा थ्योरी ऑफ फ्रीडम। तो एज ए ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिज्म जो थे वो प्राइमरली थे फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, क्योंकि मार्क्स क्या चाहते थे कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिज्म के दौरान हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करा लिया जाए। तो इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम जो थे वो कंसिस्ट करते हैं ना कि सिर्फ मटेरियल सेटिस्फेक्शन को सिक्योर कराना ह्यूमन नीड्स को लेकर, बल्कि जितने भी कंडीशन है डीह्यूमनाइजेशन के, स्ट्रेंजनमेंट के और एलिनिएशन के, इनको भी रिमूव करा देना। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है फ्रीडम कि वो मटेरियल सेटिस्फेक्शन ह्यूमन नीड का ये सेटिस्फाई करा दे, ये सिक्योर करा दे, और साथ ही साथ डीह्यूमनाइजेशन कंडीशन, स्ट्रेंजमेंट और एलिनिएशन के कंडीशन को भी रिमूव करा दे। तो मेनली वो क्या चाह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो ख़त्म हो जाए और सभी को उनके नीड के अकॉर्डिंग सारे मटेरियल सिक्योर करा लिए जाएं। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो थे वो कैसे कैरेक्टराइज्ड हो रहे थे? नेसेसिटी के नाम पे कैरेक्टराइज हो रहे थे एज अपोज टू फ्रीडम। यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? नेसेसिटी। दोनों की नेसेसिटी थी, कैपिटलिस्ट क्लास की भी और वर्कर क्लास की भी। कैपिटलिस्ट क्लास चाहते थे कि उनको मनी मिले, है ना, मनी की नेसेसिटी थी, और वर्कर क्लास को भी मनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और कैपिटलिस्ट क्लास इसको प्रॉफिट को लेकर अपनी नेसेसिटी बना ली थी, है ना। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम किस तरीके से कैरेक्टराइज हुआ? नेसेसिटी से कैरेक्टराइज हुआ। और मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहता है? फ्रीडम कहता है। तो नेसेसिटी जो थे वो क्या रेफर करते हैं? ऐसे कंडीशन को रेफर करते हैं जिसके अंदर इनएविटेबल लॉ जो है नेचर के वो गवर्न करे मैन के लाइफ को। अब यहाँ पे इनएविटेबल लॉ क्या है नेचर के? यानी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो प्रिवेंट नहीं हो सकता है, वो गवर्न करते हैं मैन के लाइफ को। ऐसा कंडीशन है नेसेसिटी के टर्म में। तो ये जो लॉ है नेचर का वो एग्जिस्ट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्स विल, ठीक है। तो मैन जो है वो एक्वायर कर रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज इस लॉ की, और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं अपने विल के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? इनएविटेबल लॉ, जिन्हें वो अपने विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैन क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर किया और अपने आप को कैसे गवर्न कराए? लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग गवर्न कराए। तो ये था नेसेसिटी के टर्म में हमने देखा कि कैसे चीज़ें चल रही है। अब हम देखेंगे कि फ्रीडम क्या कह रहा है। फ्रीडम जो है वो इस नेसेसिटी को कंसिस्ट नहीं करते हैं। फ्रीडम लाई कर रहे हैं नॉलेज ऑफ दिस लॉ ऑफ नेचर एंड कैपेसिटी टू मेक दिस लॉ वर्क टुवर्ड द डेफिनेट एंड ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो फ्रीडम जो है वो स्केप नहीं करा रहा हमें नेसेसिटी से, बल्कि फ्रीडम किस में लाई करता है कि हमें इस लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज हो और इस फ्रीडम से हमें कैपेसिटी मिले कि इस लॉ को वो काम कराए, वर्क कराए, किसके तरफ? ताकि ह्यूमन सोसाइटी के इमेंसिपेशन को एंड कर सके। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी को किसी के कंट्रोल से फ्री करा देना, ठीक है ना। तो ह्यूमन सोसाइटी को फ्री कराने के तौर पे हम इस फ्रीडम को यूज करेंगे। किसके मदद से? लॉ ऑफ नेचर के मदद से। तो हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्टिव फोर्स की जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को ऑपरेट करा रहे हैं, और नॉलेज ऐसे प्रोग्राम की जो कि इस फोर्स को यूज करा रहे हैं ह्यूमन इंड को लेकर। ये असेंशियल है ह्यूमन फ्रीडम के लिए। यानी इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमन फ्रीडम का होगा वो क्या होगा? हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ऐसे फोर्स की जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को ऑपरेट करा रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम की जो कि इस प्रोडक्टिव फोर्स को ह्यूमन इंड के लिए काम करा रहे हैं। तो तब जाके फ्रीडम अचीव होगा। तो ओनली प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन वुड
accomplish humanity's leap from the kingdom of necessity to the kingdom of freedom। यानी कहना क्या चाह रहे हैं मार्क्स यहाँ से कि दो टर्म है ना, नेसेसिटी और दूसरा है फ्रीडम। नेसेसिटी किसको डिनोट कर रहा है? कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और फ्रीडम किसको डिनोट कर रहा है? मार्क्सिस्ट सिस्टम को। तो हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीडम की तरफ जाना है। तो फ्रीडम की तरफ कैसे जाएंगे? नेसेसिटी को खत्म करके। तो सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का जो प्रोग्राम है वही क्या कर सकता है, हमें किंगडम ऑफ नेसेसिटी से किंगडम ऑफ फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। यानी यहाँ पे कहा गया ना कि एक साउंड नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्टिव फोर्स के बारे में और प्रोग्राम के भी बारे में। तो प्रोग्राम क्या है? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ही वो प्रोग्राम है जो कि हमें नेसेसिटी से फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। यानी बेसिकली कैपिटलिस्ट से हमें सोशलिस्ट की तरफ ले जाएगा। तो इमेंसिपेशन जो है ह्यूमन सोसाइटी का और ट्रू फ्रीडम का जो रियलाइजेशन है, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम कैपिटलिज्म को एबॉलिश कर दें और इस्टेब्लिश कर दें कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म क्या है? जहाँ पे मार्क्स क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उसको इस्टेब्लिश कराना ही एम है मार्क्स का। तो जब कम्युनिज्म आएगा तभी जाके हमें फ्रीडम मिलेगा। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ फ्रीडम से मार्क्स यही कहना चाह रहे हैं कि जो नेसेसिटी क्रिएट कर दी थी ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसको ख़त्म करो और आप कहाँ पहुँचो? फ्रीडम की तरफ पहुँचो। तो अभी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोग हैं वो फ्रीडम नहीं है उनके पास, वो नेसेसिटी है उनकी। ठीक है, तो इस नेसेसिटी को आप खत्म करो और अपने आप को फ्रीडम की तरफ लेकर जाओ। दिस इज थ्योरी ऑफ फ्रीडम। तो यहां से हमें सारे थ्योरी समझ में आ गए। अब आगे है क्रिटिकल अप्राइजल, यानी देखेंगे कि मार्क्सिज्म को किस टर्म में क्रिटिसाइज किया जाता है और क्या रेलेवेंस है इसका, दोनों ही देखना जरूरी है। तो कई सारे क्रिटिसिज्म है मार्क्सिज्म के। इसको सिंप्लीफाई किया जाता है क्लास डिवीजन से, यानी मार्क्स की थ्योरी जो थी वो क्लास डिवीजन के लिए ही आई थी। तो क्लास डिवीजन से सिंप्लीफाई किया और सोसाइटी को दो क्लास के अंदर डिवाइड किया, हैव क्लास और हैव नॉट क्लास। तो ये फॉर रियलिटी के मतलब ये रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। क्या दूर है? क्लास, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग दो ही क्लास है, हैव क्लास और हैव नॉट क्लास। लेकिन असल जिंदगी में सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये कई सारे ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म यही आता है कि सोसाइटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ग्रुप। तो हाउ कुड यू से दैट देयर इज ओनली टू क्लास इन द सोसाइटी? नहीं है दो क्लास। तो पहले टर्म में क्रिटिसाइज मार्क्स को इसी टर्म में किया गया कि आप जो क्लास को डिवाइड कर रहे हो वो असल में दो नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रुप में बटा हुआ है। तो देयर इज नो क्लियर कट डिवीजन ऑफ क्लासेस एज एनविसेक्ड बाय मार्क्सिज्म। तो देयर एग्जिस्ट ए ह्यूज मिडिल क्लास, है ना, न्यूमरस ग्रुप में डिवाइड है ना, तो न्यूमरस ग्रुप में मिडिल क्लास ही तो डिवाइड होते हैं। तो बहुत सारे मिडिल क्लास का ही ग्रुप डिवाइड किया हुआ है। तो मार्क्सियन थिंकर जो थे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि एडवांसमेंट कैपिटलिज्म का होगा तो मिडिल क्लास जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ से प्रोलेटेरिएट क्लास जो है उसके साथ मर्ज हो जाएगा मिडिल क्लास। ठीक है, तो मार्क्स का ये भी एक क्या था, एजम्पशन था कि जब एडवांस हो जाएगा कैपिटलिज्म तो वहाँ से मिडिल क्लास जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और किसके साथ मर्ज हो जाएगा? प्रोलेटेरिएट क्लास के साथ ही मर्ज हो जाएगा। जबकि ये हुआ ही नहीं, बल्कि क्या हुआ, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं आया कि वो कभी आगे होगा भी। रिवर्स हो गया। क्या हो गया? उल्टा ही हो गया। मिडिल क्लास और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए और अपने पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया और साइज को भी बढ़ाया। तो कैपिटलिज्म के एडवांसमेंट से मर्ज नहीं हुआ वो प्रोलेटेरिएट क्लास के साथ, बल्कि क्या हुआ, और ज़्यादा ताकतवर बना और उनके साइज भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनका दूसरा क्रिटिक हो गया। पहला क्या था कि सोसाइटी दो ग्रुप में नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड है। दूसरा कि जो आप एज्यूम कर रहे थे कि मिडिल क्लास जो है वो डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और मर्ज हो जाएगा प्रोलेटेरिएट क्लास से, ऐसा नहीं हुआ बल्कि और स्ट्रेंथन हो गया। ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। ओके, फिर मार्क्स जो है वो ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो नैरो हो जाएगा और साथ ही साथ, लेकिन हुआ क्या, इनका अपोजिट ही, वो श्रिंक ना करके क्या हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास का बेस जो है वो और ज़्यादा इनलार्ज हो गया। यानी नैरो नहीं हुआ बल्कि वाइड हो गया।
नैरो का मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके सिकुड़ जाना, कम हो जाना, और वाइड मतलब फैलना। तो कैपिटलिस्ट क्लास यहाँ से नैरो नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा इनलार्ज हो गया। ये इनका तीसरा क्रिटिसिज्म है। मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटल का जो एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिलेगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, लेकिन वहाँ पे हमें कैपिटल का डिस्पर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्पर्सल और एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ? एक्यूमुलेशन मतलब कि जो कैपिटलिस्ट क्लास उस टाइम पे थे उनके पास ही सिकुड़ के रह जाएगी कैपिटल, लेकिन हुआ क्या? कैपिटल डिस्पर्स्ड हो गया, यानी अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए उस टाइम पे। तो उससे क्या हुआ? कैपिटल को एज ए वेलफेयर स्कीम के तौर पे बांटा भी गया वर्कर क्लास के वेलफेयर के लिए। ओके, तो ये हुआ, ये इनका तीसरा क्रिटिक हो गया। तीसरा नहीं, चौथा, क्योंकि तीसरा जो है वो हो गया कि वो एज्यूम किए थे कि कैपिटलिस्ट क्लास नैरो हो जाएंगे, बट और क्या हुआ? इनलार्ज हो गया। तो चौथा में यही कहा गया कि एक्यूमुलेशन नहीं हुआ कैपिटल का, बल्कि और डिस्पर्सल हुआ कैपिटल का। तो ऐसा कंडीशन आया कि प्रोलेटेरिएट क्लास जो है वो डिटेरियोरेट नहीं हुआ, जैसा कि मार्क्स प्रेडिक्ट किए थे। मार्क्स क्या कहते कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास की पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो और ज़्यादा खराब होगी, लेकिन वो खराब नहीं हुई जैसा कि मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। क्योंकि मैं अभी बताई ना आपको कि उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम चला दिए गए थे, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिला, तो इस तरीके से क्या हुआ? उनकी कंडीशन और डिटेरियोरेट नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल में वर्किंग जो थे कैपिटलिस्ट सिस्टम का, उन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, है ना। तो जितने भी अजम्पशन कार्ल मार्क्स ने किए थे वो सभी रॉन्ग दिख रहा है, तो ये उनके क्रिटिक के तौर पे आ सकता है। फिर हम देखेंगे कि मार्क्सिस्ट जो थे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें कुछ इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा कैपिटलिज्म में, जो कि इनके कोलैप्स का कारण बनेगा। लेकिन ये भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम जो थे वो कोलैप्स नहीं हुए। हम अभी भी देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में अभी भी कैपिटलिस्ट डोमिनेट कर रहा है, तो कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म है। कैपिटलिज्म ने प्रूव किया है अपने रेजिलियंस को। तो जितने भी सोशलिस्ट सिस्टम थे वो कोलैप्स हो गए अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, यानी सोशलिस्ट सिस्टम जहाँ जहाँ भी आया उनमें हमको कोलैप्स देखने को मिल रहा है, लेकिन जितने भी कैपिटलिस्ट सिस्टम थे वो कोलैप्स नहीं हुए। मैं आपको बताई थी ना कि जितने भी लिबरल सोसाइटी हैं वो अपने आप को अडाप्ट करते रहे, वो एक डायनेमिक थ्योरी है। ठीक है, इसीलिए वो कोलैप्स नहीं हुए। लेकिन जो हमारा सोशलिस्ट सिस्टम देखने को मिला ये कई जगह पे कोलैप्स किया है। बेस्ट एग्जांपल यूएसएसआर, है ना। तो कैपिटलिज्म जो थे वो उनके पास ट्रिमेंडस कैपेसिटी है अडाप्ट करने की, वो अपने आप को अडाप्ट करते गए समय के साथ, है ना। तो ये मेन रीज़न था उनके सर्वाइवल का। अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या किया, उन्होंने अपने आप को बदलते गए और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनके सर्वाइवल में उनको फिक्स किया। तो मार्क्स ने फेल हो गए यहाँ पे टू असेस कैपिटलिज्म करेक्टली, यानी मार्क्स जो थे वो कैपिटलिज्म को करेक्ट तरीके से असेस नहीं किए, ऐसा बताया जा रहा है उनके क्रिटिसिज्म में। इसके अलावा मार्क्स जो थे वो कहते हैं कि प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन आएगा और ये वहीं पे आएगा जहाँ पे कैपिटलिज्म मैच्योर्ड हो चुका है। मार्क्स कहते ना कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब वर्कर्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर देंगे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इस्टेब्लिश होगा। तो मार्क्स जो कहे वो किसके लिए कहें कि कैपिटलिज्म जहाँ पे मैच्योर होगा, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन उस जगह पे अकर होगा जहाँ पे बैकवर्ड फ्यूडल सोसाइटी है। तो मार्क्स का ये प्रेडिक्शन भी गलत हो गया। ये एग्जैक्टली में रियलिटी में हैपन हुआ। रिवॉल्यूशन उसी जगह पे आया जहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी थी, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जहाँ पे कैपिटलिज्म मैच्योर होगा वहाँ पे रिवॉल्यूशन होगा और फ्यूडल सोसाइटी के अंदर में नहीं होगा। लेकिन हुआ ना, फ्यूडल सोसाइटी के अंदर में ही रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे कि रशिया में, चाइना में, वियतनाम में, क्यूबा में और भी कई प्लेस में। इस जगह पे फ्यूडल सोसाइटी ही डोमिनेट कर रही थी और यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम का कोई भी बात नहीं था, लेकिन हुआ रिवॉल्यूशन इसी फ्यूडल सोसाइटी के अंदर। तो ये मेन इशू थे डिबेट के बिटवीन टू फैक्शन ऑफ रशियन मार्क्सिस्ट।
दो फैक्शन कौन थे, मेंशेविक जिसको प्लेखानोव लीड कर रहे थे और दूसरा था बोल्शेविक जिसको लेनिन लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे डिबेट का कारण बना मार्क्सिज्म का थ्योरी। तो यहाँ पे दो ग्रुप थे रशियन मार्क्सिस्ट के, मेंशेविक एंड बोल्शेविक। ये दो फैक्शन में मार्क्सिज्म को बांट दिए और डिबेट स्टार्ट हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बोल्शेविक जो थे जिसको लेनिन लीड कर रहे थे वो प्रिवेल कर जाते हैं मेंशेविक के ऊपर, है ना। और यहाँ पे लेटर यानी कि मेंशेविक जो थे वो क्लोजर थे क्लासिकल मार्क्सिस्ट टीचिंग से। क्लासिकल मार्क्सिस्ट टीचिंग क्या है, मार्क्स के आइडिया जो रियल में है वही क्लासिकल मार्क्सिस्ट टीचिंग है, और बाद में जो आइडिया इमर्ज हुए मार्क्सिज्म के अंदर वो क्लासिकल के अंदर नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे मेंशेविक जो थे वो ज़्यादा टिल्ट होंगे कार्ल मार्क्स के आइडिया की तरफ। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी जो टीचिंग है वो बर्थ पैंग को कम कर सकती है, यानी कि जो दिक्कतें हैं उनको कम कर सकती है, लेकिन ये सोशल इवोल्यूशन के स्टेज को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकती, यानी इनको छोटा नहीं कर सकती, बल्कि उनकी जो टीचिंग है वो कुछ तकलीफ़ों को कम कर सकती है। तो लेनिन और ट्रॉट्स्की जो थे रशिया के अंदर और माओ चाइना के अंदर, इन्होंने कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया फ्यूडल सोसाइटी के अंदर विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग कैपिटलिज्म। यानी मार्क्स क्या कहते, कैपिटलिज्म आएगा देन जाके फिर क्या होगा, सोशलिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूडल से बाईपास किया कैपिटलिस्ट को, यानी कि ये आया ही नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ, वहाँ पे कम्युनिज्म स्टेज ला दिया गया। और कहाँ पे लाया गया, फ्यूडल सोसाइटी को हटा के, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट क्लास आया ही नहीं, फ्यूडल सोसाइटी के अंदर ही हमने देखा कि रशिया और चाइना के अंदर कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो गया है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए ट्रॉट्स्की ने डेवलप किया थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन के अंदर क्या किए वो, उन्होंने फ्यूज़ किया बुर्जुआ रिवॉल्यूशन को प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन से अपने थ्योरी के अंदर, दोनों को फ्यूज़ करके अपनी थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन देते हैं। तो ये दो जो रिवॉल्यूशन थे वो साथ ही हो जाएंगे ट्रॉट्स्की के व्यू के अंदर, यानी साइमल्टेनियसली एक ही समय पे प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन भी होगा और बुर्जुआ रिवॉल्यूशन भी होगा, ऐसा कहते हैं थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन में ट्रॉट्स्की। इससे क्या देखने को मिलता है कि ये मोर प्रैक्टिकल व्यू है और ये कंफर्म नहीं कर रहा है बेसिक मार्क्सियन प्रिंसिपल को, ठीक है ना। तो मार्क्सियन थ्योरी जो थे उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यू प्रोवाइड करते हैं थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन, क्योंकि इन्हें प्रूफ करना था ना कि यहाँ पे हमने फ्यूडल सोसाइटी के अंदर में ही क्या किया, कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करा लिए। ओके, इस वजह से इन्होंने थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन दिया, दोनों को फ्यूज करके, और कह दिए कि बुर्जुआ रिवॉल्यूशन और प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एक साथ होगा सोसाइटी के अंदर। अब सबसे बड़ा डिमेरिट जो मार्क्सिज्म के अंदर कहा जाता है, जिसको आप कहीं भी लिख सकते हो, वो था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का। यानी मार्क्सियन थ्योरी जो थे वो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। याद करो, मैं आपको बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल पढ़ाई थी। तो बेस के अंदर उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन को रखा, यानी कि बेसिकली इकोनॉमी। ये इकोनॉमी जो थे वो सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे थे, यानी हमारा पॉलिटी हो गया, कोई भी आइडिया हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, जो भी चीज़ें बाकी इकोनॉमी को छोड़ के आते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर है। तो इकोनॉमी को ज़्यादा फोकस कर दिए मार्क्स अपनी थ्योरी के अंदर, इसीलिए कहा जा रहा है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इसका सेवियरली क्रिटिसाइज किया गया। ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ही नहीं बल्कि अदर फैक्टर जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पे सोशल चेंज लाने के लिए। और मार्क्स ने क्या कहा कि इकोनॉमी जो है वही सिर्फ और सिर्फ सोशल चेंज ला सकता है, वही सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करवाता है। तो अगर इकोनॉमी जो है वो डिटरमाइन कर रहा है पॉलिटी, सोसाइटी, मोरालिटी, वैल्यू सिस्टम, ये सभी चीज़ों को, ये सभी क्या है, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सभी को अगर इकोनॉमी डिटरमाइन कर रहा है तो इकोनॉमी इटसेल्फ इज शेप्ड बाय दिस, यानी इकोनॉमी भी इन सभी चीज़ों से अपने आप को शेप कर रहा है। सिर्फ इकोनॉमी ही इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर रहा। तो ये टू वे प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी एक तरफा इन सभी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन सभी से इकोनॉमी भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स ए टू वे प्रोसेस। ओके, तो इकोनॉमिक फोर्सेस जो थे
वो इम्यून नहीं थे पॉलिटी के इन्फ्लुएंस से, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से, कल्चर, रिलीजन, वैल्यू, नॉर्म्स, इन सभी के इन्फ्लुएंस से। इकोनॉमी को भी ये सभी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी। यानी कि अगर बेस या फिर सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को सेव कर रहे हैं, तो सुपर स्ट्रक्चर भी इस सब स्ट्रक्चर या फिर बेस को सेव कर रहे हैं, है ना। तो थ्योरी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट थिंकर जो बाद में आए, लेटर मार्क्सिस्ट जिसको हम कहते हैं, जैसे कि ग्राम्स्की, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इंपॉर्टेंट रोल होता है सुपर स्ट्रक्चर का भी, ठीक है। तो ग्राम्स्की जो कि खुद भी एक मार्क्सिस्ट थिंकर है, उन्होंने इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की है सुपर स्ट्रक्चर को, और कही है कि सुपर स्ट्रक्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है। ऑलराइट, तो मार्क्सियन कॉन्सेप्ट जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट और कम्युनिज्म को लेके, वो कई सारे फ्लॉज को रखते हैं, यानी कई सारे क्रिटिसिज्म है इनको लेकर, है ना। तो इस प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन के बाद प्रोलिटेरिएट जो है वो सीज कर लेंगे स्टेट अपैरेटस को बुर्जुआ से। ऐसा मार्क्स कहे थे ना कि जब पावर ट्रांसफर होगा कैपिटलिस्ट क्लास से प्रोलिटेरिएट क्लास की तरफ, तो जितने भी स्टेट अपैरेटस बना के रखे थे बुर्जुआ अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, उस स्टेट अपैरेटस पे प्रोलिटेरिएट सीज कर लेंगे। और यहाँ से जब कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा तो स्टेट जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी मार्क्स कहते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ हुआ ही नहीं, स्टेट ख़त्म हुआ ही नहीं। तो ये भी क्रिटिसिज्म है ना मार्क्स का। तो जितनी भी सोशलिस्ट सोसाइटी बनी थी उस टाइम पे, स्टेट जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। मार्क्स क्या कहते कि स्टेट रिडंडेंट हो जाएगा और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, स्टेट और पावरफुल बन गया। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है रशिया में और चाइना में। तो सोवियत यूनियन यानी उस टाइम पे जो रशिया था, स्टालिन के केस में हम देखते हैं कि स्टेट काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, और माओ के केस में चाइना के अंदर भी हम देखते हैं कि स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया था, है ना। तो इंस्टेड ऑफ वीकनिंग, स्टेट हैज कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स फेडिंग अवे। मतलब क्या हुआ कि स्टेट जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपने पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लिया, और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रहा है कि ये आगे आने वाले टाइम में खत्म होगा भी। तो मार्क्सियन का जो ड्रीम था कि स्टेटलेस सोसाइटी बनाएंगे, वो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा ड्रीम जो मार्क्स का था वो पूरा ही नहीं हुआ। स्टेट अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने रोल को प्ले कर रहे हैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर, और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखता है कि ये म्यूजियम में जाएगा। आगे लिखा हुआ था ना पहले के टॉपिक्स में कि स्टेट खत्म हो जाएगा और इसको म्यूजियम में रख देना, तो ये खत्म नहीं होने वाला, ना ही म्यूजियम में जाएगा। तो सोशलिस्ट स्टेट जो है जहाँ कहीं भी स्टैब्लिश हुआ, वो या तो ओवरथ्रोन कर लिया गया या फिर डिस्क्रेडिट हो गया। जैसा कि मार्क्स प्रेडिक्ट किए थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो ओवरथ्रोन कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उल्टा क्या हुआ, जो सोशलिस्ट सिस्टम थे वही ओवरथ्रोन हो गए। तो वेयर एवर अगर कहीं भी ये अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो उस सर्वाइवल के लिए उनको कई सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो कि कन्फर्म नहीं करते हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म के टीचिंग को। यानी अगर इस सोशलिस्ट सिस्टम को एग्जिस्ट करना है, अभी भी अपना दबदबा बनाए रखना है, सरवाइव करना है, तो उनको चेंजेस लाने पड़े, और वो चेंजेस जो थे वो क्लासिकल मार्क्सिज्म के टीचिंग के अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली मान लो कि उनको कुछ लिबरल आइडिया को अपने आप में इनकलकेट करना पड़ा, इंक्लूड किए, और तब जाके अपने एग्जिस्टेंस को वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ था ईस्टर्न यूरोप में, जैसे कि हम देखने को मिला। बेस्ट एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, और चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। ये सभी हमें देखने को मिलता है कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर, जो कि बता रहे हैं कि कैसे सिस्टम का कोलैप्स हुआ। और यहाँ से जो कोलैप्स हुआ, तो यहाँ से कई सारे थिंकर सामने आए और लिखने लगे कि यहाँ से मार्क्सिज्म का जो है एंड हो गया। जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा, ये लिबरल थिंकर हैं, इन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म का खात्मा हो गया है और उनका कोई रेलिवेंस नहीं बचा। फुकुयामा अपने बुक में लिखते हैं, जो कि उनका बुक है एंड ऑफ हिस्ट्री,
उनमें उन्होंने प्रोक्लेम किया कि कैपिटलिज्म जीत गया है कम्युनिज्म के ऊपर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, और उनके अकॉर्डिंग इस कैपिटलिज्म की विक्ट्री जो कि कम्युनिज्म के ऊपर हुई, हिस्ट्री एंड हो गया। अपनी बुक एंड ऑफ हिस्ट्री में फ्रांसिस फुकुयामा क्या कह रहे हैं कि हिस्ट्री खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कम्युनिज्म हार गया और कैपिटलिज्म जीत गया। मार्क्स अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताए थे कि कैसे कम्युनिज्म स्टेज से क्लास का इमर्जेंस हुआ, फिर स्लेवरी सिस्टम आया, फिर फ्यूडल सिस्टम आया, फिर इसको हटा के कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, और यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर क्लास को। तो मार्क्स अपनी थ्योरी इसके अगेंस्ट में देते हैं और क्या कहे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड करके डिक्टेटर ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा, और फिर इस स्टेज को उन्होंने सोशलिज्म कहा, और सोशलिज्म के बाद अगला स्टेज जो है वो कम्युनिज्म का आएगा। तो फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहे कि हिस्ट्री तो एंड हो गया, जो मार्क्स कहते अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि कम्युनिज्म आएगा और तब जाके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बचेगा और अच्छी खासी सोसाइटी बन जाएगी जहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो जब कम्युनिज्म ही नहीं रहा तो कहाँ का हिस्ट्री? हिस्ट्री तो एंड हो गया और कैपिटलिज्म के जीत से एंड हुआ है ना। तो फुकुयामा जो है हिस्ट्री को हेगेलियन सेंस में कहते हैं। हेगेल, उनसे ही इन्फ्लुएंस होके मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की कॉन्सेप्ट दी थी, याद है ना। तो फुकुयामा हेगेलियन सेंस में हिस्ट्री को बताते हैं। तो कैपिटलिज्म के बाद कोई भी फर्दर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो मोस्ट रैशनल और परफेक्ट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फुकुयामा। फुकुयामा क्या कहे कि कैपिटलिज्म जो है वो आगे कोई भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवोल्यूशन नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म खुद में एक रैशनल और परफेक्ट सिस्टम है, ठीक है। तो मोस्ट परफेक्ट आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है ये, इसीलिए आइडियोलॉजिकल और फिलॉसफिकल इवोल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा कैपिटलिज्म के इमर्जेंस से। तो इनका मेन चैलेंजर जो कि कम्युनिज्म है, किनका मेन चैलेंजर? कैपिटलिज्म का। ये डिफीट हो गया और साथ ही साथ प्रूव हो गया कि ये कैपिटलिज्म जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में बेस्ट सिस्टम है, यानी बेस्ट पॉसिबल सिस्टम अगर कोई हो सकता है सोशल टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में या पॉलिटिकल टर्म में एवर इवॉल्व्ड बाय ह्यूमैनिटी, वो कौन है? वो कैपिटलिज्म है। वो कौन प्रूफ किया? कम्युनिज्म का डिफीट प्रूफ किया। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा एक्सेप्ट करना जो फुकुयामा अपने थीसिस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आप पूरी तरह से कम्युनिज्म को गलत कह दे रहे हो, मार्क्स को गलत कह दे रहे हो, ये सही नहीं है, ठीक है। अभी तक में हमने क्या देखा? क्रिटिसिज्म देखा। अब हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म की थ्योरी कैसे रेलिवेंस रखती है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो इंपॉर्टेंस जो है मार्क्सिज्म की थ्योरी का, उसको हम दो फील्ड में बांट के बता सकते हैं। पहला ये कि ये एक अच्छा टूल है जिससे हम सोशल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये वॉइस प्रोवाइड किए वॉइसलेस को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्क्स के थ्योरी के बाद ही वर्कर क्लास के एक्सप्लॉयटेशन पे नज़र गई है, तो ये सोशल एनालिसिस के लिए बेस्ट टूल है। और दूसरा ये कि इन्होंने वॉइस प्रोवाइड किया एक्सप्लॉइटिंग क्लास को। जो क्लास उस टाइम पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनके दर्द का पता भी तो मार्क्स के थ्योरी के बाद ही चला ना, तभी जाके हम वेलफेयर स्कीम लाए। तो आप ऐसे मार्क्सिज्म के थ्योरी को कैसे टोटली रॉन्ग कह सकते हो? मार्क्सिज्म के थ्योरी का अपना ही इंपॉर्टेंस है, तो इसको एज ए चेक के तौर पे हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं फिलॉसफी ऑफ पुअर के नाम से, फिलॉसफी ऑफ ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड पीपल के नाम से, ठीक है। तो ये किन की फिलॉसफी है? पुअर की फिलॉसफी है, ऑप्रेस्ड की फिलॉसफी है और सप्रेस्ड पीपल की फिलॉसफी है। अगर मार्क्सिज्म का कंट्रीब्यूशन नहीं होता और इसको हम एनालाइज नहीं करते तो कभी भी वर्कर को उनकी राइट नहीं मिलती। तो इस दो फील्ड में हम मार्क्सिज्म को एनालाइज करके इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि ये अभी भी रेलिवेंट है और ये नहीं हुआ है पूरी तरह से ख़त्म, जैसा कि लिबरल क्रिटिक्स क्लेम करते हैं। तो मार्क्सिज्म को एज एन अप्रोच ऑफ सोशल एनालिसिस इज स्टिल रेलिवेंट, ये अभी भी रेलिवेंट रखता है, ये अभी भी चेक की तरह काम करेगा जैसे कि पास्ट में रेलिवेंस रखता था। तो इनकी इंपॉर्टेंस एज ए मेथड ऑफ सोशल एनालिसिस विल नेवर डिमिनिश, यानी सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए
ये जो मेथड है इसकी अभी भी इम्पोर्टेंस है, वो कभी भी डिमिनिश नहीं हो सकती, फिर चाहे सोशलिस्ट स्टेट सर्वाइव करे या ना करे। तो जस्ट सोशल स्टेट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, हम ये नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि मार्क्सिज्म का कोई रेलिवेंस ही नहीं है। तो मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी हैज़ डेफिनेटली लॉस्ट इट्स एज। एज एन आइडियोलॉजी उन्होंने अपने एज को खो दिया है, लेकिन वो टोटली रिडंडेंट नहीं हो गए, टोटली बेकार नहीं हो गए हैं। एज लॉन्ग एज एक्सप्लॉयटेशन विल कंटिन्यू, पीपल विल बी ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड, मार्क्सिज्म विल रिमेन रेलिवेंट। तो जब कभी भी ये एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू होगा, जब तक पीपल को ऑप्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, मार्क्सिज्म का रेलिवेंस रहेगा। तो मार्क्सिज्म एज ए फिलॉसफी ऑफ द एक्सप्लॉयटेड एंड द ऑप्रेस्ड विल कंटिन्यू टू इंस्पायर द मासेज टू स्ट्राइव फॉर देयर इमेंसिपेशन, है ना। तो जब कभी भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऑपरेशन होगा, तो हम क्या कहेंगे, मार्क्सिज्म एज ए फिलॉसफी वो इंस्पायर करेगा मास को, ताकि अपने राइट के लिए वो आगे बढ़े, है ना। वो वॉइस प्रोवाइड करते हैं वॉइसलेस को। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इनके डिफीट और इररिलेवेंस को लेके। ओके, तो कोई भी कहे मार्क्सिज्म बेकार है तो वो बेकार नहीं है, इट स्टिल हैज इट्स रेलिवेंस। तो इस सिस्टम में जो कि कोलैप्स हो गया, वो कभी ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ था क्लासिकल मार्क्सियन प्रिंसिपल पे। यानी हमने कहा ना कि सोशलिस्ट स्टेट जो है वो तो कोलैप्स कर गया, लेकिन असल में ऐसा है क्या, वो जो सिस्टम थे वो कोलैप्स तो हुए, लेकिन क्या वो क्लासिकल मार्क्सियन प्रिंसिपल पे बेस्ड थे? मार्क्स क्या कहे थे कि ये जो हमारा सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा वो उसी जगह पे इस्टेब्लिश होगा जहाँ पे कैपिटलिज्म क्लास मैच्योर हो गया हो। लेकिन हुआ क्या, आप उन्हें फ्यूडल सोसाइटी में लेकर आए उस रिवॉल्यूशन को, और वहाँ पे कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करा दिया। तो वहाँ पे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश कराया, वो भी क्लासिकल मार्क्सियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाके। तो अगर वो कोलैप्स करता है तो उसको मार्क्स का फेलियर थोड़ी ना कहेंगे, है ना। यही बताया जा रहा है इस लाइन में, ठीक है। तो देयर वर अ वेरिएंट ऑफ मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड स्टालिनिज्म, अलग अलग वेरिएंट के फॉर्म में हम इस मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं। तो इट इज द लेनिनिस्ट और स्टालिनिस्ट सिस्टम विच हैव कोलैप्स्ड इन यूरोप, ठीक है। हम लेनिन की थ्योरी को, स्टालिन की थ्योरी को मार्क्सिज्म के अप्रोच को बाइंड करके नहीं बता सकते। भले ही उनके थ्योरी से इंस्पायर होकर उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, लेकिन वेरिएंट था ना, मार्क्स का अलग कॉन्सेप्ट था, लेनिन का अलग कॉन्सेप्ट था, स्टालिन का अलग कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे जो कोलैप्स हुआ वो लेनिन और स्टालिन का सिस्टम कोलैप्स हुआ, मार्क्सिज्म कोलैप्स नहीं हुआ था। तो हम कह नहीं सकते कि क्लासिकल मार्क्सिज्म जो है वो कोलैप्स करा है। मार्क्सिज्म एज एन अप्रोच अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, और कई सारे स्कॉलर इनका यूज भी कर रहे हैं सोशल एनालिसिस के लिए और एक्सप्लॉइटेड ऑप्रेस्ड पीपल के लिए भी, ठीक है। तो अभी भी इनकी सेम इंपॉर्टेंस है। तो मार्क्सिज्म कभी भी इररेलेवेंट हो ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फिलोसफी टू लिबरलिज्म, है ना। मैं बताई कि ये चेक के तौर पे अभी भी काम करता है। हम चेक कर सकते हैं कि क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अभी भी वर्कर का, क्या कोई अभी भी सफ़र कर रहा है। तो एज एन अल्टरनेटिव फिलोसफी लिबरलिज्म के मार्क्सिज्म अभी भी रेलिवेंस रखता है। तो मार्क्सिज्म विल ऑल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव चेक ऑन द एक्सेस ऑफ लिबरलिज्म, है ना। चेक के तौर पे काम किया, हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव चेक के तौर पे मार्क्सिज्म अभी भी वर्क कर रहा है। तो इट विल मिटिगेट द रिगर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम में कोई भी झोल होगा तो उसके लिए मार्क्सिज्म आगे खड़ा है कि हम बताएंगे कि क्या दिक्कतें हैं लिबरलिज्म में, और हम आपको एक अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे किसी भी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को लेकर। ओके, तो यहाँ से हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच खत्म हो जाता है, और आई होप मैं इस चैप्टर के साथ अच्छे से जस्टिस कर पाई हूँ, आपको अच्छे से सारे ही प्रिंसिपल्स, जितनी भी थ्योरी है मार्क्स की, उसको अच्छे से बता पाई, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो हमारा है वो हम देखते हैं कि हमें आगे कौन से अप्रोच पढ़ने हैं। तो आगे के कॉन्सेप्ट में हमें अब कंजर्वेटिव अप्रोच पढ़ने हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इन्हें समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले जो भी अप्रोच है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आसानी से मैं आपको समझा दूंगी। तो आई होप आप सारे ही लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे, और साथ ही साथ आप बुक को भी पढ़ रहे होंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। तो मिलते हैं हम अगले यूनिट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।